हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बीपीएससी परीक्षा के लिए और भी जो इम्पॉर्टेंट परीक्षाएं हैं उनके लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चीज़ों को एकदम बारीकी से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने हमारा फर्स्ट चैप्टर देखा होगा जिसमें हमने उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट के बारे में बहुत डिटेल से चीज़ों को एकदम डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट दी हुई है। ठीक है, लूसेंट, जिसमें लूसेंट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को। और यदि आपको वहाँ पे जाने में समस्या हो रही है या आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं इसकी जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी 69वीं की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम 69वीं की तैयारी की को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। सारे लूसेंट, ऑलमोस्ट लूसेंट को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ही ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जल्दी से फटाफट से यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं भारत में आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 40, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, उसके संदर्भ में यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर है। तो फ्रेंड, जैसे ही यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आगमन करती हैं तो उनके संदर्भ में यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर होगा। तो फ्रेंड, 17 मई 1498 ईस्वी में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियाँ थी वो भारत में आने लगी। और वास्को डी गामा जो थे फ्रेंड्स, वास्को डी गामा जो थे वो पहले ऐसे यूरोपीय थे जो भारत में जिन्होंने आने के बारे में सोचा और भारत के जो पश्चिमी तट पर है कालीकट बंदरगाह, उसमें पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन कि भारत की खोज किसने की थी तो इसका आंसर कुछ अलग होगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, भारत एवं यूरोप के बीच में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वास्को डी गामा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब वास्को डी गामा भारत पहुँचते हैं 17 मई 1498 ईस्वी को, तो फ्रेंड्स उनका अच्छे से स्वागत किया जाता है। कालीकट के बंदरगाह में ये पहुँचे थे। इस यात्रा में वास्को डी गामा को एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, इनका नाम था अब्दुल मनीद के सहयोग से ये भारत में आते हैं। ठीक है, तो 1505 में फिर क्या होता है कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये भारत आए, उसके बाद में जब देखा यहाँ पे कि सारा कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे रहें और अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए सोचने लगे और अपने वायसराय बनाने लगे। ठीक है, तो इन्होंने प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया फ्रांसिस्को द अल्मीडा को। ठीक है, तो कब बनाया? 1505 में बनाया। उसके बाद में 1509 आया, फिर फ्रांसिस्को द अल्मीडा को हटाया गया और उसकी जगह पे अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाया गया। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनाया गया अल्फांसो द अल्बुकर्क। फिर क्या होता है, इसमें 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता 1510 में, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की। फिर आप देख पा रहे होंगे, पहले भारत आते हैं, फिर भारत में अपना व्यापार धीरे धीरे स्थापित करते हैं, उसके बाद में अपनी व्यापारिक कोठी निर्माण करते हैं और उसके बाद में अपना ही वायसराय तैनात कर देते हैं। तो इस तरह से वो आकर भारत में ही अपना जो व्यापार है, अपना जो क्या बोल सकते हैं कि भारत में आके अपनी चीज़ों को स्थापित करने लगते हैं और अपने ही वायसराय बनाने लगते हैं। और उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में स्थापित की। जब जान चुके थे कि भारत में अब उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, तो इस तरह से वो आके यहीं पे अपनी हुकूमत जताने लगते हैं। तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम था संथोमे। दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो दक्षिण पूर्व की तरफ से यदि आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारत होगा, ठीक है, जो हमारा भारत है, तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व की हम बात कर ले, ये जो एरिया है फ्रेंड्स,
इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम था सन थोमे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आते हैं। फिर फ्रेंड्स जो जानते हैं कि दूसरी व्यापारिक कंपनियां कि पुर्तगाली लोग वहाँ पे रह रहे हैं अच्छे से और उनके जो सारे चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं और अच्छा व्यापार चल रहा है, पैसे की भी तरक्की हो रही है। तो भारत जैसा एक सोने की चिड़िया नाम का देश उन लोगों के भी कानों में भनक पड़ी। उनको भी ऐसा मालूम चला कि हाँ, भारत नाम का एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है और वहाँ पे हर चीज़ें बहुत मात्रा में हैं और कमी नहीं, धन धान्य से परिपक्व है। तो फ्रेंड्स इसके चलते जो दूसरी यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी भारत में आने लगती हैं और इस प्रकार जो है डच लोग आते हैं। पुर्तगालियों के जस्ट बाद आपके डच लोग जो हैं वो भारत में आने के लिए सोचते हैं। तो पहला डच यात्री जो है वो आता है कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन जो है ये भारत आते हैं 1596 में। जैसा कि आपको पता है कि जो यूरोपीय कंपनी के जो पहले पुर्तगाली पहले यूरोपीय कंपनी से जो थे वो भारत आए थे 1498 में और उसी के जस्ट लगभग 98 साल बाद 1596 ईस्वी में हमारे भारत में आते हैं कौन? डच यात्री, जिनका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। ये पहले ऐसे डच यात्री थे जो भारत आते हैं। भारत के पूर्वी जो सुमात्रा है उसमें पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है चलिए देख लेते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं इंटरेस्ट से तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो डचों ने फिर क्या किया, भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की। जब वो जान चुके थे कि पुर्तगाली भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा, ऐसा उन लोगों ने आपसी चीज़ें सोची और वहाँ के जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर होते थे उनसे उन्होंने आप डिस्कशन करने के पश्चात चीज़ों को सोचना शुरू किया और उसके बाद में उन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। ठीक है, तो 1605 में उन्होंने मसूलीपट्टम फ्रेंड्स किधर है आपको पता ही होगा। तो मसूलीपट्टम में उन्होंने दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। अगर बात करते हैं पुर्तगालियों की तो उन्होंने कोचीन में स्थापित की थी पहली व्यापारिक कोठी। और लेकिन अगर हम बात डचों की करते हैं तो डचों ने फ्रेंड्स मसूलीपट्टम में स्थापित की थी पहली व्यापारिक कोठी। तो डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी है फ्रेंड्स वो पुलिकट में स्थापित की जाती है। ठीक है, तो उन्होंने पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी पगोडा को ढाला। ठीक है, तो उन्होंने अपने खुद के स्वर्ण सिक्के यानी पगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना लिया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। उसके बाद में डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1757 में हमारा प्लासी का युद्ध होता है, लेकिन जस्ट उसके ही 2 साल बाद 1759 को अंग्रेज़ों और डचों के मध्य, ठीक है, फिर अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हो जाता है वेदरा का युद्ध। फिर देख सकते हैं आप कि पहले हमारे पुर्तगाली आए और फिर डच आए, अब उसके बाद में अंग्रेज़ों की यहाँ पे चर्चा होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम अंग्रेज़ों की बात कर चुके हैं जो कि पहले से ही भारत में ही मौजूद थे। ठीक है, तो ये जो है ये भी 1600 ईस्वी में भारत आ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेदरा का युद्ध होता है 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य। ठीक है, तो उस युद्ध से फिर वो युद्ध होता है। फिर देख सकते हैं आप 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की जो रानी है जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर देती हैं। तो ऐसा अधिकार पत्र प्रदान करती हैं कि इनका कहने का मतलब था, इस अधिकार पत्र का मतलब था कि आप भारत समेत जितने भी पूर्वी देश हैं वहाँ पे जाकर अपनी यात्रा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, आप जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। उन्होंने ऐसा अधिकार पत्र जारी कर दिया। तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझीदार थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। ठीक है, पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। और मुग़ल
दरबार में जाने वाला जो प्रथम अंग्रेज़ था वो कौन था। अगर बात करते हैं कि प्रथम ऐसा कौन सा अंग्रेज़ था जो मुग़ल दरबार में जाता है, तो फ्रेंड्स मुग़ल दरबार में जाने वाला कैप्टन हॉकिंस जो था पहला अंग्रेज़ था जो जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अंग्रेज़ आते हैं और आकर सबसे पहले उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की, कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद में बात कर लेते हैं भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ कौन था। तो रेड ड्रैगन जो था वो भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ हुआ करता था। फिर है हुआ करता था क्या था रेड ड्रैगन। ठीक है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी स्थापित की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी या फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे देते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जस्ट एक मिनट रुकना। ये जो जहांगीर हैं इन्होंने 1600 सॉरी फ्रेंड्स, ये चीज़ों को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पहले इनको एक बार और से डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1611 में क्या होता है, सबसे पहले इन चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। फिर अंग्रेज़ आते हैं, आने के बाद सबसे पहले उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करना शुरू करते हैं। उसके बाद में जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया, अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त उन्होंने दे दी। किसने? जहांगीर ने। जिसके चलते ही अंग्रेज़ों का जो है व्यापार भारत में बढ़ने लगा और उनकी जो संख्या है वो भी भारत में बढ़ने लगी। इस प्रकार वो चीज़ों को एकदम समझ चुके थे कि भारत के लोग किस प्रकार के हैं और किस तरह से उनसे हमें अपना काम निकलवाना है। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर यदि बात करते हैं तो इन्होंने 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, और पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन 1613 में उन्होंने सबसे पहले पश्चिमी तट पर यानी सूरत पे स्थापित कर पाए थे। उसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम की बात कर लेते हैं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम जो थे सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर खुर्रम जो थे वो शाहजहाँ के नाम से जाने जाते थे, अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। अब बात कर लेते हैं 1632 में क्या होता है। देखिए 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान थे, अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। इसके अनुसार अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। सो फ्रेंड, जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अंग्रेज़ लोग हैं इन लोगों को जो भारत में सुल्तान हैं ये लोग और जो भी राजा लोग हैं ये किस तरह से इनको फरमान जारी कर रहे हैं और ये इन लोगों को अंग्रेज़ों को भारत में आने की पूरी छूट या इजाज़त दी जा रही है। ठीक है, तो 1639 में अंग्रेज़ फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा के से मद्रास पट्टे पर ले लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो थी कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गई। ठीक है, अब जिस व्यक्ति का तटों पर अगर मुख्यालय बन जाए तो आप समझ सकते हो उसके आने और जाने में समस्या ही समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स वो आसानी से आ सकते हैं अंदर। तो इस तरह से उन्होंने भारत में जब तटों पर यानी कोरोमंडल तट पर अपना एक मुख्यालय बना लिया तो उससे आने जाने में उनकी समस्या समाप्त हो गई। ठीक है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा
ठीक है, कैथरीन ऑफ बेगिंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो बम्बई था उस पहले मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। तो फ्रेंड्स जो पुर्तगाली की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ठीक है, 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह इनके साथ हुआ था और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 1668 में। 1687 में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत में हटाकर बम्बई को बनाया। अब बात कर लेते हैं गेराल्ड ऑन्गियर, ठीक है, इन्होंने 1669 से 1677 में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। ठीक है, इस तरह से बम्बई शहर की स्थापना हो जाती है। और बंगाल के शासक शाह शुजा के ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुरी की जो ज़मीन है उसे 1200 रुपये में भुगतान कर प्राप्त कर ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण कर लिया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स के प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे, तो इन्होंने कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर बसाया। ठीक है, जिसकी जो यहाँ पे थोड़ी ये चीज़ देख लेते हैं, कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी जो नींव है किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत ने फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में रखी थी। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी है ये फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक हैं इनका नाम था फ्रेक्विस मार्टिन ने। ठीक है, वालीकोडपुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्सला-सापिल की संधि होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की यदि बात कर लेते हैं फ्रेंड तो 1646 से 1648 में जिसकी समाप्ति फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से युद्ध से प्रभावित था। ठीक है, यहाँ पे 1748 में एक्सला-सापिल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को, एक बार इस चीज़ को और ध्यान से देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो फ्रेंड्स था ये 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित हुआ था और यहाँ पर 1748 में हुई एक्सला-सापिल की संधि होती है, उसके द्वारा उत्तराधिकार का जो युद्ध है ये समाप्त होता है। इसी तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। फिर बात कर लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जो थे डुप्ले की हार हो जाती है। ठीक है, तो उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया जाता है। पांडिचेरी की जो संधि है ये जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है फ्रेंड्स ये 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में हुई सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध जो है समाप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच। फिर बात कर लेते हैं 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कोट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से यहाँ पे पराजित कर देते हैं। वांडीवास की जो लड़ाई है सर आयर कोट के नेतृत्व में हुई थी फ्रांसीसियों से। अंग्रेज़ों ने बुरी तरह से फ्रांसीसियों को हरा दिया था 1760 में।
फिर बात कर लेते हैं 1761 में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1763 में हुई पेरिस की संधि से अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था। 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये जो थे प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। इस प्रकार चीज़ों को यहाँ पे हम देख पा रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आई होप आपको जो आज हमारा चैप्टर था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 2-3 बार इसको आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।